Hello friends, myself Saurabh Singh and taking your current affair classes. Okay, we'll cover the economic section first, then we move to next subject. In current affair, what is important? The most important thing is the why in the news. ठीक, तो न्यूज में वो टॉपिक क्यों है? ठीक है, तो अगर कोई टॉपिक न्यूज में है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है क्वेश्चन पूछने की काफी बढ़ जाती है, चाहे यूपीएससी हो चाहे कोई और स्टेट पीसीएस हो, तो करंट अफेयर के टॉपिक्स उसमें पूछते हैं। ठीक है, न्यूज में क्या है? पावर्टी से रिलेटेड टॉपिक, इकोनॉमी पावर्टी, उसमें क्या है न्यूज में? 13.5 करोड़ पीपल मूव आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पावर्टी बिटवीन 2015 2019-20। ये नीति आयोग का रिपोर्ट आया है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स ए प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023। ठीक है, सिमिलर एक यूएनडीपी भी एक सेम निकालती है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, जिसमें बोल रहा है 415 मिलियन पीपल केम आउट ऑफ पावर्टी इन इंडिया इन लास्ट 15 years। ओके, तो दो इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो यू कैन यूज दिस डेटा एनीवेयर इन योर एग्जाम। ठीक है, विल सी व्हाट इज द फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट। सेम थिंग रिपीट हियर। 13.5 crore Indian escaped the multidimensional poverty in the 5 years. Second is steep decline in number of multidimensional people from 24.85 to 14.96 in the 4 year, 4 to 5 years. So what is matter is decline is around 10%. अर्लियर मल्टी डायमेंशनल पावर्टी जो था अराउंड 24.85% था, वो डिक्रीज होके अराउंड 15% के पास हो गया है। और जो रूरल गांव एरिया में है उसमें सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ 32.59 19.28। ठीक है, एसडीजी गोल आपका वन क्या है? नो पावर्टी। तो इंडिया ऑन ट्रैक टू अचीव एसडीजी टारगेट 1.2 मच अहेड ऑफ 2030 डेडलाइन। तो 1.2 क्या है कि 50% डिक्लाइन करना है टारगेट से। Substantial improvement across the all 12 MPI indicators on the ground। अभी हम इसको देखेंगे 12 MPI indicators। ये नीति आयोग का है। उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड हाईएस्ट डिक्लाइन इन नंबर ऑफ पुअर्स विद 3.43 करोड़, फॉलोड बाय बिहार एंड मध्य प्रदेश। आपका उड़ीसा फोर्थ पोजीशन पे है। इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन, ईयर ऑफ स्कूलिंग, सैनिटेशन, कुकिंग फ्यूअल प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ब्रिंगिंग डाउन द पॉवर्टी। तो न्यूट्रिशन है, ये जो आपके इंडिकेटर्स हैं 12 इंडिकेटर्स, उसमें ये सब चीजें हैं, तो इसमें इम्प्रूवमेंट काफी अच्छा हुआ है। उड़ीसा स्पेसिफिक में देखते हैं, तो उड़ीसा जो डिक्लाइनिंग में है फोर्थ पोजीशन पे है। ड्रॉप इन द मल्टी डायमेंशनल पावर्टी अमंग दिस स्टेट इन द लास्ट हाफ डिकेड। द proportion of multidimensional poor fell from 29.34% to 15.68% in 2019-21। ठीक है सर, नेशनल थिंक टैंक जस्ट रीच द मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। तो ये आप यूज कर सकते हो डेटा, ये सब डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा भी आप यूज कर सकते हो, जैसे पूरी हीरोज पावर्टी रेट हुआ है ये सब। मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में आपका हाईएस्ट है 45.01%। ठीक है, तो ये आपके ये सब डेटा देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, देखिए वही चीज, सेम चीज रिपोर्ट रिपीट है आपके रिवीजन के लिए, सेम चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये आप उड़ीसा देख लीजिए, 13.7% डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, फोर्थ है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। फिर बात ये परसेंटेज टर्म में है, बाकी यूपी जो है नंबर में सबसे हाईएस्ट है।
ठीक है। तो एक चीज होती है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या माना जाता है, एमपीआई क्या होता है, किस पॉपुलेशन को हम लोग मल्टी डायमेंशनल पुअर मानेंगे। ठीक है। देख लीजिए इसमें क्या है कि डायमेंशन थ्री होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उसमें 12 इंडिकेटर्स होते हैं। सबको वेट असाइन होता है, कितना कितना वेट है। ये बहुत ज्यादा टेक्निकल ये नहीं है, बस ये आपको याद रखना है कि डायमेंशन तीन होते हैं, इंडिकेटर्स 12 होते हैं। और एक चीज हमको याद रखना है कि जो नीति आयोग और जो यूएनडीपी का आपका इंडिकेटर्स होता है, जिसमें क्या डिफरेंस है, तो नीति आयोग के एमपीआई में आपके 12 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है। तो एक उसमें बैंक अकाउंट एक्स्ट्रा है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आता है, और एक है एंटीनेटल केयर। ये जो दो है आपका नीति आयोग में एक्स्ट्रा है। बाकी जो यूएनडीपी में है 10 इंडिकेटर्स है। बाकी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या एमपीआई कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन कौन मल्टी डायमेंशनल पुअर हैं। तो उसके लिए क्या है कि वन थर्ड आपका जो इंडिकेटर्स में फॉल करेगा वो आपको एमपीआई माना जाएगा। A multidimensionally poor person is one who is at least 33% deprived overall. This is based on the 12 indicators, all of which are different weight. Head count ratio is the share of multidimensionally poor person in population. In density, refer to the average extent deprivation among the such person, hence always greater than 33%. ठीक है। तो अगर वन थर्ड ऑफ द इंडिकेटर्स वो अचीव नहीं कर पा रहा है, मीन्स मतलब 4/12 इंडिकेटर्स वो सही नहीं है, तो वो मल्टी डायमेंशनल पुअर उसको माना जाएगा। ठीक है। बाकी इंडिकेटर्स में आपका हेल्थ में न्यूट्रिशन, चाइल्ड एनरोलमेंट मोटिविटी है, एंटीनेटल केयर, एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट एंड बैंक अकाउंट। ठीक है। अभी हमने नीति आयोग का देख लिया रिपोर्ट, आप देखते हैं यूएनडीपी का और ओपीएचआई का। ओपीआई ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन इनिशिएटिव होता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो ओपीएचआई का जो यूएनडीपी का रिपोर्ट है वो क्या बोलता है, 25 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया सक्सेसफुली हार गए ग्लोबल एमपीआई विद इन 15 years। यही आपका क्या था, एसडीजी 1.2। ठीक है। तो इंडिया ऑलरेडी अचीव द एसडीजी 1.2, which say that at least 50% reduction in the global multi-dimensional poverty index। तो इंडिया अचीव कर लिया है। चाइल्ड पॉवर्टी विल कंटिन्यू टू बी प्रेसिंग issue, particularly in relation to school attendance and undernutrition। poverty rate among the children जो highest है adult 13.4। तो जब हम पॉजिटिव लिखेंगे किसी क्वेश्चन को अगर एनालिसिस करने के लिए पॉजिटिव लिखेंगे, तो इस पॉइंट को यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, कि हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया, पावर्टी को रिडक्शन रिड्यूस कर दिया बाई 50%। ठीक है, हाफ कर दिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैटर कि अगर आपको कोई चीज पॉजिटिव लिखनी है, कहीं भी आप लिख सकते हो, सोसाइटी में, इकोनॉमी में, सोशल इशूज में, ऐसे में, तो इस डेटा को यूज कर सकते हैं आप। ठीक है। पावर्टी प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट द रूरल एरिया। ठीक है। तो ये मतलब हर साल रिपोर्ट में ये चीज आपको मेंशन होती है कि मतलब जब जो मोस्ट पुअर जो होते हैं वो गांव में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं। कंप्रेहेंसिव डेटा नहीं है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड 19। ठीक है। तो उसकी वजह से कुछ कुछ चैलेंजेस है कि कितना है। लेकिन कोविड में क्या हुआ कि पावर्टी रेट इंक्रीज हुई थी, नॉर्मल डिक्रीज होती है, कोविड ड्यूरेशन में वो इंक्रीज हुई थी। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ऑफ द पेंडेमिक। ठीक है। तो पेंडेमिक का नेगेटिव इम्पैक्ट।
इंडिया की स्पेसिफिक क्या रिपोर्ट करता है? 2005-6 से 2000 अबाउट 645 million people were the multidimensional poverty in India. The number is declined to 370 million. ठीक है, and 230 million in 1940. Thus 415 million poor people moved out of poverty from the 2000. ये आपका लास्ट 15 years का डेटा यूज कर सकते हैं कि इतना मिलियन पॉपुलेशन आउट हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये आपको न्यूज में भी ये हेडलाइन है, इंसिडेंट फेल फ्रॉम 55 to 16%। डिप्रीवेशन इन ऑल इंडिकेटर्स डिक्लाइन, जैसे 12 इंडिकेटर्स हैं चाहे उसमें 10 इंडिकेटर्स है, सभी इंडिकेटर्स में जो डिप्रीवेशन है वो कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है। द पुअरेस्ट स्टेट इन द ग्रुप इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड पीपल इन द डिसएडवांटेज कास्ट ग्रुप हैज फास्टेस्ट एब्सोल्यूट प्रोग्रेस। ठीक है, जो कास्ट ग्रुप या डिसएडवांटेज जो पीपल है उनमें सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में आपको पता ही होगा कि इंडिया ऑलरेडी सरपास चाइना। ठीक है, हम लोग हमारा पॉपुलेशन 142 करोड़ हो गया है। क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें मीनिंग एंड डिफिनेशन लिखना होता है, पावर्टी क्या होता है वो लिख दीजिएगा। एक्सट्रीम पुअर की जो डिफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है, अलग अलग डिफिनेशन है पावर्टी की। जैसे इंडिया में हम पावर्टी मानते हैं तो तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, तो बेसिकली हम लोग तेंदुलकर कमेटी को यूज करते हैं। ठीक है, अगर वर्ल्ड बैंक का हम यूज करेंगे तो वर्ल्ड बैंक ने अभी एक्सट्रीम पावर्टी की डिफिनेशन चेंज किया है। पहले $1.9 पर पर्सन था, अभी इंक्रीज करके $2.15 पर पर्सन पर डे हो गया है। ठीक है, यूएनएसडीजी के हिसाब से एक्सट्रीम पावर लेंगे, पोवर्टी लेंगे तो $1.25। ठीक है, तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन अलग अलग डेटा देती है, अलग अलग पैरामीटर्स हैं कि क्या क्या है। तो इंडिया में जो पावर्टी लाइन है तेंदुलकर कमेटी की बेसिस पे है, वर्ल्ड बैंक अपना अलग काउंट करता है, यूनाइटेड नेशन अपना अलग करता है। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पैरामीटर्स टू इवेलुएट द नंबर ऑफ पुअर्स। ओके, तो ये आपके बेसिक से कुछ कॉज ऑफ पावर्टी, इसमें आप इसको देख लीजिएगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होगी, इनएफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इकोनॉमी जो जो डेवलपमेंट कम होगा, प्राइस मतलब इन्फ्लेशन एक तरह से, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ कैपिटल इंडिपेंडेंस, सोशल फैक्टर, कॉलोनी एक्सप्लॉयटेशन, क्लाइमेटिक फैक्टर। ये आप एग्जाम में लिखना मत भूलिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैंडेमिक भी दे बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पावर्टी ट्रैप क्या होता है। व्हाट इज पावर्टी ट्रैप? पावर्टी ट्रैप क्या होता है? बेसिकली एक विशियस साइकिल है जिसके अंदर आदमी उलझ के रह जाता है, वो उसका पावर्टी से बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो पावर्टी ट्रैप में अगर हम देखते हैं तो एक डिबेट आता है, JN भगवती वर्सेस अमर्त्य सेन। इनके साथ एक असिस्टेंट है जीन रेज, ये रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। उनके साथ एक है अरविंद पनगरी। ये बहुत दिन नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है। तो एग्जाम में कभी कभी इसे पूछ देता है, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ पूछेगा या पावर्टी पूछेगा, तो इन दोनों का डिबेट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये क्या बोलते हैं कि जैसे टॉप डाउन अप्रोच है, फोकस करते हैं, ये कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। इसके माने जो ट्रिकल डाउन भी बोल देते हैं बहुत बार। ठीक है, कि बोलते हैं कि पावर्टी से कैसे बाहर निकला जाए, विशेष साइकिल से कैसे बाहर निकला जाए। ठीक है, तो ये फोकस करते हैं कि पहले हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे, तो उससे क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगा, ग्रोथ होगा।
क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी अच्छी होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, तो आप हेल्थ एजुकेशन पे फोकस करेंगे, तो आप विशेष साइकिल पावर्टी से बाहर आ जाएंगे। ये इनका टॉप डाउन अप्रोच है। और ये लोग बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच की जगह बॉटम अप अप्रोच, बोलते हैं कि फर्स्ट हमको क्या फोकस करना चाहिए, हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, तो हेल्थ एंड एजुकेशन अच्छा होगा तो क्या होगा, उससे जॉब मिलेगा, तो जॉब क्रिएशन होगा। लो स्किल है, स्किल इनहेंसमेंट होगा, जॉब क्रिएशन होगा, तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो जो पैसा आएगा फिर क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इकोनॉमिक इंडस्ट्री में लगेगा। ठीक है, तो ये आपका दोनों लोग का अप्रोच है कि कैसे हाउ टू रिड्यूस द पॉवर्टी या इंक्लूसिव डेवलपमेंट किया है भी, इस डेटा को या कहीं भी इस थ्योरी को आप यूज कर सकते हैं। अमर्त्य सेन एंड जीन लुइस एक ही थ्योरी देते हैं, और जैन भगवती एंड अरविंद पनगरिया एक साथ एक थ्योरी देते हैं। तो लोग अगर एजुकेशन हेल्थ होगा तो ह्यूमन कैपिटल लो होगा, लो प्रोडक्टिविटी होगी तो लो इनकम होगा, तो फिर लो एजुकेशन होगा, तो ये विशेष साइकिल रहेगा। लो इनकम होगा तो लो सेविंग होगा, लो इन्वेस्टमेंट होगा, लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो लो इनकम। तो बेसिकली एक पावर्टी ट्रैप है जिसमें हम उलझ के रह जाते हैं, पावर्टी से बाहर निकलना बहुत टफ हो जाता है। ये आप ऐसे की डिस्कशन में, इकोनॉमी में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है, इंक्लूसिव ग्रोथ के टॉपिक में भी यूज कर सकते हैं, किस अप्रोच को हम यूज कर सकते हैं, फॉलो करें। दोनों ही अपने आप में सही है, ठीक है, दोनों के अलग अलग व्यू है। टाइप ऑफ पावर्टी देखते हैं क्या है, एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है, सिचुएशनल है, ये सब आपका स्टैटिक क्वेश्चन है। अर्बन पावर्टी कुछ न्यूज में था, जैसे एग्जांपल आप लिख सकते हैं कहीं भी कि अगर अर्बन पावर्टी इंक्रीज हो गई डे बाय डे तो उससे भी हमें फोकस करना चाहिए। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ऑन द लाइन्स ऑफ जो एमजी नरेगा है। एमजी नरेगा क्या है कि 100 डेज का पहले था, अभी 150 डेज का कर दिए हैं कि आपको गारंटेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ठीक है, जो अनस्किल्ड लेबर फोर्स है उसके लिए। तो उसी के लाइन पे आपका अर्बन में भी आया जिसमें 100 डेज के लिए पुअर नीडी फैमिली को आपको गारंटेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम है ये। ठीक है, तो आप ये सजेस्ट कर सकते हैं अपने स्टेट में, मतलब आंसर लिखेंगे तो उसमें सजेस्ट कर सकते हैं कि इसको भी हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, पावर्टी एस्टिमेशन आपको मैं बताया था कि तेंदुलकर कमेटी ये सब देख लीजिएगा, उसके हिसाब से पावर्टी ये सब अभी कोई अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, यही सेम है। फिर अंगराजन कमेटी 2014 में था। उसके बाद नीति आयोग का टास्क फोर्स बना था सजेस्ट करने के लिए, तो क्या इन्होंने क्या सजेशन दिए हैं, 4 ऑप्शन ट्रैकिंग द पुअर, क्या है, कंटिन्यू करना तेंदुलकर की पावर्टी लाइन से। ठीक है, स्विच टू रंगराजन टू और अदर हाई रूरल अर्बन पावर्टी लाइन बढ़ा सकते हैं। ये अराउंड 2015 में बना था। ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ बॉटम 30% ऑफ द पॉपुलेशन, जो सबसे नीचे के 30% पॉपुलेशन है उनके ग्रोथ को, उसको हमें ट्रैक करना है, क्योंकि उनमें कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, कितना ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, ट्रैक द प्रोग्रेस along द स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ मटेरियल पावर्टी सच एज न्यूट्रिशन, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, कनेक्टिविटी। ठीक है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट has implemented various initiative program aim to elevate the poverty across the country। ठीक है, तो आपको मनरेगा पता ही है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, आवास योजना, रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, सबके पुराने स्कीम आपको इम्पोर्टेंट है, ये लिखना होगा एग्जाम में। स्वच्छ भारत अभियान है, स्किल इंडिया मिशन, मिड डे मील स्कीम एंड डिजिटल इंडिया। ठीक है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है बार बार, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, पावर्टी रिडक्शन। रिसेंटली 2020 में एक मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स रिपोर्ट के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ दिया था। द इंसिडेंट and the intensity of poverty are more important in determining the poverty based on the income alone। ठीक है,
तो ये इन्वर्टेड कामा में है द इंसिडेंस और इंटेंसिटी ऑफ। इंसिडेंस क्या होता है और इंटेंसिटी क्या होती है? ठीक है। तो मान लीजिए पावर्टी लाइन आपकी ये है। ठीक है। 1000 रुपीज पर मंथ और आप 1100 अर्न कर रहे हो। तो अगर आपका इनकम 990 हो गया तो आपका इंसिडेंस ऑफ पावर्टी हो जाएगा। ठीक है। अगर आप यहीं 800 अर्न कर रहे हो, पावर्टी लाइन 200, तो ये इंटेंसिटी है। जो 200 का गैप है ये इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी। ठीक है। तो ये पूछ रहा है, ये नोटेड कामा में, इन दिस कंटेक्स्ट एनालाइज द लेटेस्ट ह्यूमन मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इन टेक्स्ट। तो हमें इस पे फोकस करना है कि इंसिडेंस और इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी भी इंपॉर्टेंट है डिटरमाइन करने के लिए पावर्टी। ठीक है। और उसकी एनालाइज करना है रिपोर्ट जो आई थी, तो उस टाइम की रिपोर्ट वो थी 2020 में रिपोर्ट आई थी। अभी 2000 अभी नई रिपोर्ट आई है, उसको उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो आपका पावर्टी का एक टॉपिक ये था। हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। कोई भी अगर डाउट एंड क्वेरीज होगा तो हम डाउट सेशन लेंगे, तो उसमें आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। और उसमें एक्चुअली क्या होता है कि पावर्टी पे हर पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ भी पूछेगा। ठीक है। पावर्टी बारे में पूछ सकता है। तो आप ये सब कहीं भी यूज कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्रिप्टो करेंसी एंड सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आपको पढ़ा होगा, न्यूज में काफी बार आ रहा होगा। तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काफी डिबेट हो रहा है रिसेंट टाइम में, कितना सेफ है, कितना सिक्योर है पेमेंट मैकेनिज्म। ठीक है। तो इसमें न्यूज का, इंडियन गवर्नमेंट पुशेस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अमिड क्रिप्टो करेंसी। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें सीबीडीसी की रिक्वायरमेंट क्यों है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिक्वायरमेंट क्यों है? क्या हुआ, कुछ दिन पहले बहुत लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन किसी की जो लीगलिटी थी, क्या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट लीगल है नहीं लीगल है, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि कोई लॉ नहीं था। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अ, जो भी क्रिप्टो एसेट्स वगैरह, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको आप इलीगल नहीं बना सकते, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स वगैरह लगा दिया कि 30% टैक्स, अगर कोई अर्न करता है डिजिटल करेंसी पे, तो 30% टैक्स वगैरह देना पड़ेगा। बट लीगलिटी लीगलिटी के भी अभी भी क्वेश्चन नहीं है। तो इनकम टैक्स में क्या है कि अगर आप, कोई भी कानून बोलता है, इनकम टैक्स जो लॉ है वो बोलता है कि अगर कोई भी आप इनकम अर्न कर रहे हो, वेदर इट्स लीगल और इलीगल, आपको टैक्स देना पड़ेगा। उनको लीगलिटी गिल्टी से कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है। तो पूरे दुनिया में क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे गवर्नमेंट, मतलब अपने सेंट्रल करेंसी में इंक्लूड करे। तो इंडिया ने भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपने खुद की एक डिजिटल करेंसी बनाने की सोची, जिसका नाम है सीबीडीसी। ठीक है। आगे देखेंगे सीबीडीसी क्या है। तो क्या क्या क्रिप्टो एसेट्स क्या होता है? एक डिजिटल और वर्चुअल करेंसी होता है दैट यूज क्रिप्टोग्राफी फॉर सिक्योरिटी एंड ऑपरेट ऑन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। ठीक है। इसको डिसेंट्रलाइज लेजर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। टिपिकली बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, these assets include the cryptocurrency like Bitcoin, Ethereum, thousands of other tokens। कुछ भी नाम आज सुनने में आ रहे हैं। ठीक है। क्रिप्टो के क्या फीचर्स होते हैं? तो एक तो ये डिसेंट्रलाइज होता है। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पर काम करता है, मतलब कोई भी सेंटर, किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी अथॉरिटी, गवर्नमेंट, बैंक या किसी एक व्यक्ति का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पे रिलाई करते हैं, ओपन ब्लॉकचेन और ट्रांसपेरेंसी सिक्योरिटी। ये काफी सिक्योर हो जाता है क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है। तो इसमें लेकिन बहुत सारे इशू हैं, जैसे किसी ने इन्वेस्ट कर दिया, कितना, अगर क्या रेट में फ्लक्चुएशन है काफी ज्यादा। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक यूज टू सिक्योर द ट्रांजेक्शन, तो आपकी जो ट्रांजेक्शन होगी सिक्योर होगी। कंट्रोल एंड क्रिएशन ऑफ न्यू यूनिक टेक्नोलॉजी इंश्योर सिक्योरिटी एंड प्रिवेंट काउंटरफिटिंग।
तो काउंटरफेट जैसे करेंसी होता है वो सबको नहीं होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, पता ही है डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस हो गया है, डिसेंट्रलाइज होता है। तो क्रिप्टो करेंसी इम्प्लॉय द कंसेंसस मैकेनिज्म सच एज proof of stake for validating the transaction and making network decision, avoiding reliance on central government authority। तो किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के ऊपर रिलायंस हो जाए नहीं है। कहाँ कहाँ से जैसे डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन की यूज कर रहे हैं, तो हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में यूज कर रहे हैं, एनएफटी में कर रहे हैं, नॉन फंजिबल टोकन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे हैं, ये सब में हम लोग क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहे हैं। ग्लोबल रीच है, क्या होता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को इशू करती है तो सिर्फ एक गवर्नमेंट का उस पर को कंट्रोल रहता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी पे किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, तो इसका जो रीच है काफी ज्यादा है। क्रिप्टो करेंसी है ग्लोबल रीच along the border based transaction and potential providing financial access to individual in the region with limited banking infrastructure। ठीक है, ये सब तो मान लीजिए कि हमें पता था कि फीचर्स है, बेनिफिट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कंसर्न क्या है। व्हाट इज द कंसर्न, दो वॉलेटिलिटी, मतलब फ्लक्चुएशन इन द रेट। ठीक है, मान लीजिए आज क्रिप्टो करेंसी 1000 रुपीज का है, रातों रात गिर के 1000 से सीधे 100 रुपये हो जाता है, 100 वर्ग हो जाती है। तो इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। तो ये प्योरली रिस्क बेस्ड है। आपको अगर ये 100 से हो सकता है कि 2000 हो जाए, कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो बीच में बहुत ज्यादा बबल हो रहा था, तो बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी ऊपर जा रहा था, लेकिन बहुत तेजी से नीचे गिर गया है, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया लोगों का। ठीक है, तो किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी की जिम्मेवारी नहीं है, तो कोई भी गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, रेगुलेटरी एंड रिस्क फॉर द क्रिप्टो करेंसी स्टिल इवॉल्विंग मेनी कंट्री। ठीक है, बहुत सारे जैसे कंट्री क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं ऐसे देयर करेंसी, लेकिन इसके ऊपर किसी का रेगुलेशन नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का रेगुलेशन नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो एसेट की वैल्यू हो सकती है कभी भी गिर सकती है, तो आपको नुकसान हो जाएगा। सिक्योरिटी रिस्क है, डिजिटल नेचर ऑफ द क्रिप्टो करेंसी मेक देम ससेप्टेबल टू हैकिंग, साइबर थेफ्ट, स्कैम, फ्रॉड। ठीक है, कोई भी अगर डिजिटल चीज होती है तो मान लीजिए कि आपका फुल प्रूफ नहीं है। अगर आपका मान लीजिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो पूरा आईडी ही ब्लॉक हो जाएगी, और उस आईडी से जो क्रिप्टो जो पैसे बचे वो कोई और सेल कर देगा, और आप साइबर क्राइम वगैरह में भी कोई कंप्लेन करके कोई फायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक अकाउंट तो है नहीं कि उसमें जो ट्रांजेक्शन होगा उसको रिवर्स कर देंगे। तो काफी ज्यादा सिक्योरिटी रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला जो कंसेप्ट होता है, ये क्रिप्टो करेंसी में लगता है। लैक ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वही है, कहीं गवर्नमेंट का रोल नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं है, तो कोई भी आपको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, सब कुछ बाहर है, तो फिर से कोई प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगी। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, क्रिप्टो माइनिंग जो होती है, जो काफी ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस होता है, तो माइनिंग जब करते हैं क्रिप्टो करेंसी है, particularly Bitcoin, raised the concern about the environmental impact due to high electricity consumption and carbon footprint। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे करेंसी, जो फिएट करेंसी होती है, जो अपनी ओन करेंसी होती है, जो नोट्स होते हैं 100, 500, वो पेपर नोट्स होते हैं। तो बहुत बार बोलते हैं कि पेपर नोट्स क्या होता है कि कार्बन फुटप्रिंट होता है, काफी ज्यादा उसमें कागज लगता है, तो कार्बन फुटप्रिंट उसका हाई होता है। ठीक है, उसको बनाने में भी, लेकिन क्रिप्टो माइनिंग में भी कार्बन फुटप्रिंट उससे ज्यादा ही कम नहीं है, तो कार्बन के एनवायरमेंटल कंसर्न उसमें भी सेम है, ज्यादा ही है। और सबसे ज्यादा जो कोई इंपॉर्टेंट चीज है, तो यूज ऑफ एसिडिक्स। ठीक है, डार्क वेब आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो वहां पे कोई अगर टेररिज्म के लिए
मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, फाइनेंसिंग, ब्लैक मार्केटिंग के लिए डार्क वेब में काफी ज्यादा इसको यूज किया जा सकता है, और किया भी जा रहा है। काफी ज्यादा न्यूज वगैरह में आता है कि जहां भी जैसे मान लीजिए कि आपको ड्रग्स वगैरह के लिए डील करना है, तो उसमें क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट आजकल काफी कॉमन हो गया है। ठीक है, तो डार्क वेब में क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट होता है, तो इसी एक्टिविटी में काफी ज्यादा ये हेल्पफुल है। आगे मार्केट का मैनिपुलेशन, क्रिप्टो करेंसी मार्केट बीइंग रिलेटिव यंग एंड लेस रेगुलेटेड है, ससेप्टेबल टू मार्केट मैनिपुलेशन, पंप एंड डंप स्कीम एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, तो कोई भी नई चीज होती है तो वो कम नॉलेज होता है उसके बारे में, लोग अर्ली गेन करने के लिए, स्टार्टिंग में गेन करने के लिए पैसे लगा देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वो पैसे नुकसान हो जाते हैं। कभी भी नुकसान हो सकता है क्योंकि रिस्क काफी ज्यादा होता है। और हमारे देश में सबसे प्रॉब्लम क्या है कि जो डिजिटल लिटरेसी है और फाइनेंशियल लिटरेसी अबाउट द इन सब चीजों की भी काफी कम है, तो लोगों को काफी इजी मैनिपुलेट करके उनके अकाउंट से क्रिप्टो करेंसी में लोग पैसा यूज लगा देते हैं, तो इसकी वजह से नुकसान हो जाता है। द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एजुकेशन, many individuals invest in the cryptocurrency without fully understanding the technology, risk, and market dynamics, leading to the uninformed decision making and potential loss। ठीक है, तो अभी हम जैसे डार्क वेब का एग्जांपल ले सकते हैं, लिख सकते हैं डार्क वेब में यूज हो रहा है। तो और ये लिख सकते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट हैं जो क्या कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी को ऐसे नेशनल करेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिनकी करेंसी खुद की वैल्यू, जिस कंट्री की खुद की करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है मार्केट में, तो वो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करने लगे हैं। ये मोस्टली जो साउथ अमेरिकन नेशंस है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे ड्रग्स वगैरह की काफी ट्रेड होती है वो भी यूज कर रहे हैं। ये तो था क्रिप्टो करेंसी के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसे कंसर्न है। अभी हम देखेंगे कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है। To a digital form, a country fiat currency that's issued and regulated by the central bank। ठीक है, unlike cryptocurrency such as Bitcoin, Ethereum, which are decentralized and operate independently of the central authority, CBDC are centralized and backed by the government। तो backed by the government और centralized है, तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि आपके लिए कि ये काफी ज्यादा सिक्योर है। गवर्नमेंट इसके लिए, जैसे आपका नोट जो 100 रुपीज का कोई भी करेंसी नोट है, उस पर लिखा होता है, गवर्नर का साइन होता है, आरबीआई उस पर लिखा होता है कि बियर जो है उसको पेमेंट की गारंटी गवर्नर दे रहा है, चाहे आरबीआई गवर्नर दे रहा है और गवर्नमेंट दे रही है। तो वैसे भी सीबीडीसी में गवर्नमेंट गवर्नमेंट आपको गारंटी दे रही है कि कोई भी आपका पेमेंट हो रहा है तो वो गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड है। ठीक है, डिजिटल फॉर्म ऑफ नेशनल करेंसी है, जो नेशनल करेंसी है उसको डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। ठीक है, आजकल सब कुछ मोबाइल में है तो सब कुछ डिजिटल चल रहा है, तो डिजिटल पेमेंट करेंगे, और इंडिया यूपीआई के आने के बाद ऐसे ही बहुत ज्यादा डिजिटल पेमेंट में सबसे आगे हो गए हैं। दूसरा ये लीगल टेंडर, लीगल टेंडर ये रिप्लेस करेगा फिजिकल कैश की जगह, हम लोग इसको यूज करेंगे। पेमेंट करेंगे, टैक्सेस का पेमेंट करेंगे, अदर ऑब्लिगेशन विद इन द कंट्री। सेंट्रलाइज कंट्रोल रहेगा। ठीक है, जैसे आरबीआई इसको मॉनिटर करेगी, कंट्रोल करेगी, सेम एज फिएट करेंसी। डिफरेंट मॉडल है, there is various proposed model of CBDC including the retail CBDC, accessibility to the general public for everyday transaction, and wholesale CBDC used between the financial institution for settlement। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी इसमें पर्पस है, एम है फाइनेंशियल इंक्लूजन। सम ऑफ द प्रोपोनेंट्स सजेस्ट द सीबीडीसी कुड improve the financial inclusion by providing access to banking services for unbanked population। ठीक है, पोटेंशियल फॉर इनहेंस एफिशिएंसी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा, करेंसी प्रिंटिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, मोर ट्रांसपेरेंसी एंड फास्टर ट्रांजेक्शन होगा, तो उस केस में भी इफिशियंसी को प्रमोट करेगा।
CBDC, privacy concern. Implementing the CBDC raised the concern about the user privacy and data security. A transaction is recorded digitally and centrally monitored. देखिए ऐसे क्रिप्टो करेंसीज कंपेयर करेंगे तो ये काफी ज्यादा प्राइवेसी इसमें भी सिक्योर है। इसमें क्या है कि अगर कोई भी आपका अकाउंट से डिडक्शन होता है या कोई भी कॉम्प्रोमाइज होता है लॉगिन आईडी पासवर्ड, तो उसमें जिस अकाउंट में जाएगा पैसा, ठीक है, मान लीजिए ए अकाउंट से बी अकाउंट में जा रहा है आपका CBDC, तो उसमें हम रिवर्सल भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसको ट्रैक भी कर सकती है कि वहाँ पैसा कहाँ गया है। तो एज कम्पेयर टू क्रिप्टो करेंसी इट इज वेरी सेफ, इवन इट्स डिजिटली कॉम्प्रोमाइज, पर उसके बाद भी सेफ है क्योंकि हम उसके ऊपर साइबर से एक्शन ले सकती है। साइबर सिक्योरिटी के मामले में भी हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। पैसे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हमको इन टू इन क्या होता है, ट्रैकिंग होती है कि मनी की ट्रैकिंग होगी। जब तक मनी की ट्रैकिंग होगी तब तक आप उसको उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है। इम्पैक्ट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, CBDC could potentially influence the traditional monetary policy by changing the way of money circulated and controlled. International implication, introduction of CBDC could have implications for cross-border transactions affecting global financial system and international trade. ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऑलरेडी यूपीआई ने रिवॉल्यूशन ला दिया है। हम जब यूपीआई पढ़ेंगे यूं, ठीक है, तो उसमें यही चीज है कि जैसे यूपीआई के आने के बाद हम जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने लगे हैं यूपीआई में, यूपीआई जैसे सिंगापुर हो गया, नेपाल भूटान हो गया, दुबई हो गया, यूएई हो गया, ऐसे बहुत सारे हम जो कंट्रीज है वो बढ़ते जा रहे हैं जो यूपीआई के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है। तो पहले क्या होता था कि मास्टर कार्ड एंड वीजा पूरे दुनिया पे रोल करता था, दो ही कार्ड सिस्टम थे। अभी क्या है, एक यूपीआई हो गई है, एक रुपए कार्ड हो गया है, जो इंडिया है जिसे एनपीसीआई कंट्रोल करती है। तो ये यूपी रुपए और यूपीआई काफी तेजी से दुनिया ग्लोबली स्प्रेड हो रहा है। ठीक है। अभी जो करेंटली एक्सेप्टेड कंट्री है जिसमें सिंगापुर है, मलेशिया है, नेपाल है, भूटान है, यूएई है, दुबई है, और काफी देशों से हम लोग एमओयू साइन कर रहे हैं और एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो डोमिनेंस जो है मास्टर कार्ड और वीजा का कम होते जा रहा है। इनफैक्ट इंडिया के अंदर तो डोमिनेंस काफी ज्यादा कम हो गया है। ठीक है। अभी देखेंगे जैसे क्रेडिट कार्ड पे भी जो रुपए क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर यूपीआई का फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दे दिया है कि आप यूपीआई यूज कर सकते हो। ठीक है। देखिए फीचर्स आप क्या है CBDC, सोवरेन करेंसी इशू बाय द सेंट्रल बैंक। तो जो आरबीआई है वो सोवरेन करेंसी उसके ऊपर कुछ नहीं है, तो इसको टोटली टाइप ऑफ फिएट करेंसी है जिसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। लाइबिलिटी ऑन सेंट्रल बैंक बैलेंस शीट, तो जो भी पैसे है वो सेंट्रल बैंक के लाइबिलिटी है, जो भी जब भी देना होगा तो गारंटी देती है सेंट्रल बैंक देगी। एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट और लीगल टेंडर। ठीक है। तो ये लीगल टेंडर जैसे रुपया की इक्वालेंट है, कोई इशू नहीं है। क्लियरली कन्वर्टेबल अगेंस्ट द कैश, जितना कैश देके आप कन्वर्ट कर सकते हैं। होल्डर नीड नॉट हैव बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। लोअर कॉस्ट ऑफ इशुएंस ऑफ मनी एंड ट्रांजेक्शन, ऑलरेडी हम ये सब कवर कर चुके हैं, कॉस्टिंग कम हो जाएगी। ठीक है। ये सब फीचर्स ऑफ CBDC। क्रिप्टो करेंसी उसमें डिफरेंस क्या है? ठीक है। ये डिसेंट्रलाइज होता है, नो सेंट्रल अथॉरिटी, कोई कंट्रोल नहीं करता है, ये सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री कंट्रोल करता है। ठीक है। डिसेंट्रल रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मार्केट डिमांड लाइक गवर्नमेंट बैकिंग, जिसमें गवर्नमेंट बैक होता है, टाइड विद द फिएट करेंसी होता है। हाई प्राइस वॉलेटिलिटी होता है, मोर स्टेबल होता है, टाइड टू है फिएट। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन अल्टरनेटिव मनी। ठीक है। ऑफिशियल रजिस्टर फ्रॉम द नेशनल करेंसी। डाइवर्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन, ऑफिशियल पेमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्राइवेसी। Where some offer anonymity, where may involve the wearing privacy waiver. Diverse technology including ledger, blockchain and other distributed ledger. ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, इंडिपेंडेंट नेटवर्क है, वायरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, मे बी एग्जिस्टिंग बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रांसजेंडर बॉर्डर, पोटेंशियल फाइनेंशियल शिफ्ट है, इम्पैक्ट ऑन नेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, ग्लोबल ऑपरेट बियॉन्ड द बॉर्डर, नेशनल इम्पैक्ट इन स्पेसिफिक।
तो ये आप लिख सकते हैं एग्जाम में। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखें कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्रिप्टो करेंसी हैव गेन द अटेंशन ग्लोबली, yet they pose a significant challenge in traditional finance to the traditional financial system। ठीक है। Discuss the potential benefit and risk associated with the widespread adoption of cryptocurrency। How can regulatory framework effectively balance the innovation and risk mitigation in the evolving landscape। ठीक है। तो ये जो मैंने अभी कवर कराया है उसी के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो हर साल नोबेल प्राइज मिलता है, इस बार किसको मिला है? क्लाउडिया गोल्डिन, a Harvard Institute Economics for her research in women labor market outcome। ठीक है। She is being recognized for having advanced or understanding of women labor market। Her research revealed cause and consequence of gender difference in the earning and employment rate over the time across the population। Golden provided the first comprehensive account of women earning and labor market participation through the centuries। Her research show how and why gender differences earning employment rate have changed over the time। Claudia Golden is a prominent American economist known for her extensive work in labor economics, particularly in the area of gender economics, economic history and human capital। ठीक है। तो क्या होता है कि जेंडर डिस्पैरिटी काफी ज्यादा है पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है। तो हमारे जैसे जनरली देखेंगे तो आपका SDG 5 जो है इस चीज को एड्रेस करने के लिए है, क्या? जेंडर इक्वलिटी। ठीक है। तो जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए तो हम जनरली जैसे जेंडर इक्वलिटी कैसे प्रमोट करेंगे? ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें प्राइवेट या जो प्राइवेट मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन्होंने क्या है कि जो पे गैप है, ठीक है, इवन इन इंडिया द पे गैप इज मोर देन 30%। सेम पोस्ट पे क्या होता है, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन किसी मेन वर्कर को 100 रुपीज दिया था, फीमेल वर्कर को 70 दिया जाता है। ठीक है। तो ये 30% का पे गैप, वेज गैप मान लीजिए अक्रॉस द वर्ल्ड रहता है। तो हमको क्या करना है कि इस जो इनइक्वलिटी है, चाहे डिस्पैरिटी को रिमूव करना है। तो उसी के बारे में क्लाउडिया गोल्डिन ने उन्होंने स्टडी किया कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से पे गैप है, चाहे इक्वलिटी नहीं है एट वर्क प्लेस। ठीक है, लेबर मार्केट में। ठीक है। तो उनके क्या क्या रिसर्च वर्क है, जेंडर इकोनॉमिक्स है। ठीक है, जेंडर डिस्पैरिटी इन द लेबर मार्केट, वेज गैप क्या है, जेंडर वेज गैप, exploring its cause and evolution over time। Her research is related to occupational segregation, discrimination, and impact of family-friendly policies on women labor force participation। ठीक है। तो अभी अभी करंट अफेयर में ये भी था कि आपका वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रिड्यूस हो रहा था, तो उसके रीजंस वगैरह भी आपको जानने पड़ेंगे। ठीक है। पहला जेंडर इकोनॉमिक्स है, दूसरा ह्यूमन कैपिटल एंड एजुकेशन। ठीक है। एक्सटेंसिव रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी। देखिए, अगर आपके क्वेश्चन आता है इनइक्वालिटी के ऊपर या इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं वहां पे कि क्लाउडिया गोल्डिन ने कैसे यूज किया अपनी स्टडी को इनइक्वालिटी और जो वेज गैप है या इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। इंक्लूसिव ग्रोथ और इनइक्वालिटी हमेशा एग्जाम में आता है, इवन ऐसे में आता है, तो यू कैन यूज दिस पॉइंट। However, has focused on understanding the impact of educational investment।
evolution of education attainment over generation and its influence on the labor market outcome। ठीक है। इकोनॉमिक हिस्ट्री जो है, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री। कोई भी चीज या कोई भी इनइक्वालिटी होती है तो मोस्टली जो क्या होता है कि फोकस होता है व्हाट इज द ओरिजिन, क्यों, क्या रीजन है, तो हिस्ट्री हमको जानना पड़ता है। ठीक है। पार्टिकुलर इन ट्रांसफॉर्मिंग द अमेरिकन लेबर फोर्स थ्रू आउट द हिस्ट्री, हाउ रिसर्च हैज एक्सप्लोर्ड द चेंजिंग रोल ऑफ women in the workforce, the impact of technological advancement on the labor market, and the historical evolution of gender role and employment pattern। ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि अब टेक्नोलॉजी का कितना क्या एडवांसमेंट हो गया है। अगर मान लीजिए कोई आईटी सेक्टर में काम कर रहा है तो उसके उसको पे गैप करना काफी मुश्किल है। दे हैव टू पे इक्वली। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा इम्प्रूव हो रही है, वर्क फ्रॉम होम में सब सेम काम कर रहे हैं, तो भी ऑटोमेटिकली क्या होगा कि रिड्यूस होता जाएगा। तो जेंडर पैरिटी बढ़ता जाएगा। ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड अदर रीजन, जो हाई लेवल ऑफ एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन की वजह से क्या होगा, जेंडर पैरिटी इंप्रूव होगा। क्योंकि जो एफिशिएंसी जो आउटकम सेम है तो वाई शुड बी, क्वेश्चन ये होता है ना कि द आउटकम आउटकम सेम है। ठीक है। तो फिर पे गैप होने का कोई रीजन ही नहीं होना चाहिए। कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे थे, कोई कुछ काम कर, कोई स्टार्टअप में अगर सेम एफर्ट कर रहा है, सेम आउटकम है, तो पे गैप का कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। फिर भी पे गैप एग्जिस्ट करता है, ये रियलिटी है और इसको रिड्यूस करना है। वेज इनइक्वालिटी इन द लेबर मार्केट, सी इज ऑल्सो एग्जामिन द डायनेमिक्स ऑफ वेज इनइक्वालिटी, स्किल bias technology change, skill based technology change and mechanism behind the changing structure of the labor market। स्किल बेस्ड होगा। ठीक है। तो मैंने आपको क्या फोकस करना है कि उनका क्या काम था, किस एरिया में रिसर्च है विमेन लेबर मार्केट आउटकम के बारे में, और किस किस एरिया में उनका काम है। तो इसमें फोर मेन एरिया, जेंडर इकोनॉमिक्स है, ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन, इकोनॉमिक हिस्ट्री है, वेज इनइक्वालिटी इन लेबर मार्केट है। ठीक है। तो इस एरिया में उन्होंने काम किया, इस चीज को आपको मेंशन करना है। हेडिंग भी कर दोगे तो बहुत मोर देन सफिशिएंट है। ये आपका नोबेल प्राइज क्या होता है, ये सब दिया गया, आप इसको पढ़ लेना। काफी मतलब इसको शॉर्ट में देख लीजिए, इसका कुछ वो नहीं है इम्पोर्टेंस। पीटी के वगैरह कभी कभी पूछ सकता है, अगर अदर एलिमेंट्स को उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है। डिजिटल पेमेंट एंड यूपीआई इन इंडिया, रिवॉल्यूशन अनवील। ठीक है। तो जैसे एक तरह से क्रिप्टो करेंसी सीबीडीसी आ रही है कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम हो रहा है, वैसे यूपीआई एंड रुपे कार्ड ऑलरेडी मेड द ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इन फाइनेंशियल सिस्टम, डिजिटल लिटरेसी एंड डिजिटल इंडिया। तो अभी देखते हैं क्यों ये इम्पोर्टेंट है न्यूज में। ओनली यूज यूपीआई, पीएम मोदी ने कॉल किया था मंथ ऑफ डिजिटल पेमेंट ऑन मन की बात। ठीक है। तो अगर आप कैश को रिड्यूस कर रहे हैं, यूपीआई यूज कर रहे हैं, तो आपका काफी ज्यादा डिजिटल पेमेंट हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और इंडिया में अभी देखेंगे रिसेंट डेटा तो काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। यूपीआई बिकम द बैकबोन ऑफ डिजिटल पेमेंट इन इंडिया, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास एट G20 टेक इवेंट। ठीक है। तो आप अपने लाइफ में खुद भी देखेंगे तो जो यूपीआई ने काफी ज्यादा चेंज किया है। चाहे किसी भी गांव में चले जाइए, चाहे कहीं भी चले जाइए, वहां पे आज का यूपीआई पेमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है। तो डिजिटल पेमेंट और यूपीआई क्या है, ये सब तो आपको पता ही होगा कि डिजिटल पेमेंट क्या, ऑनलाइन फाइनेंशियल सिस्टम है। यूपीआई क्या है ये भी पता है, तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते हो। आगे चलते हैं क्या क्या बेनिफिट। एक तो कन्वीनियंस है कि आपको कैश कैरी नहीं करना है, आपके पास मोबाइल है, नेटवर्क है, स्मार्टफोन है, आपको यूज करने आता है तो तुरंत पेमेंट कर दीजिए, हो गया। सिक्योरिटी है। यूपीआई में क्या है कि टू वे ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है। ठीक है। टू वे ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है। कैसे? आपको डेबिट कार्ड से ऑथेंटिकेट करते हैं, एट द सेम टाइम योर सिम कार्ड इज सेम डिवाइस। ठीक है। तो सिम कार्ड आपका सेम डिवाइस में आएगा और डेबिट कार्ड से ऑथेंटिकेशन होगा, उसके बाद आपको यूपीआई पिन डालना पड़ेगा, देन यू कैन ओनली पे। ठीक है। अगर आपका सिम कार्ड रिमूव होता है तो आपका यूपीआई काम करना बंद कर देगा। ठीक है। तो काफी रोबस्ट एंड इंक्रिप्टेड सिस्टम है, काफी अच्छा है।
अभी तक कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। अगर आप यूपीआई पिन डेरिवेटिव किसी को दे दे रहे हो या चोरी तो अलग बात है, अदरवाइज हैकिंग में अब ये फेल है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ठीक है। डिजिटल ट्रांजेक्शन जनरली क्या है, लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। आप कहीं भी कैश करिएगा, कैश प्रिंट करिएगा, इसको तुरंत ट्रांसफर है तो काफी कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये भी इम्पोर्टेंट काफी ज्यादा। फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल पेमेंट बढ़ा है। कैसे बढ़ा है? तो अभी कभी भी ठेला पे जाइएगा तो देखिएगा कि अब यूपीआई लग दिया गया है। फ्रूट से है, चाहे कोई भी वेजिटेबल वेंडर है, कोई भी, तो आजकल सब लोग यूपीआई यूज करें, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है। ट्रांसपेरेंसी, डिजिटल ट्रांजेक्शन में क्लियर डिजिटल, अब क्या होगा, इन टू ट्रैकिंग होगा, ट्रेल उसका ऑडिट ट्रेल हो जाएगा। ऑडिट ट्रेल कि आपका पैसा कहाँ से कहाँ गया है, कैश में दे दिए कहाँ से कहाँ गया किसी को पता नहीं चलेगा, इसमें ट्रेल हो जाए, पता चल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, अमाउंट फिक्स होता है, अगर ज्यादा होता है तो आपको उसके ऊपर, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस मैन शेयर है, सर्विस दे रहा है, उसको 20 लाख से ज्यादा, या कोई छोटा मोटा व्यापारी तो 1.5 करोड़ से ज्यादा है, तो उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है तो सब उसमें पता चल जाता है। लेकिन अगर कैश में आप डील करेंगे तो नहीं हुआ, तो ट्रांसपेरेंसी इंप्रूवमेंट होगी। डिजिटल इंडिया, तो यूपीआई एक तरह से डिजिटल इंडिया की वजह से काफी ज्यादा प्रमोट हुआ। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं रहेगा, मोबाइल बैंकिंग नहीं रहेगा, मोबाइल नहीं रहेगा, तो फिर आपका यूपीआई वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो UPI plays a crucial role in Digital India Initiative, which aim to transform the country into digitally empowered society and knowledge economy. UPI been instrumental in the driving financial inclusion, promoting digital transaction, and building robust digital payment system. इम्पैक्ट क्या होगा? बूस्ट टू जीडीपी, जीडीपी को बूस्ट मिलेगा। ब्लैक मनी कम होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी तो ब्लैक मनी कम होगा, क्योंकि हम ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं एवरी ट्रांजेक्शन। ठीक है, अनअकाउंटेड मनी और कर्व करेंगे ब्लैक मनी के ऊपर। टैक्स कंप्लायंस बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स आपका आप हाइड नहीं कर सकते, तो रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ेगा, तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ेगा तो क्या होगा कि अल्टीमेटली आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगा। तो हाउ यूपीआई कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन बूस्टिंग द जीडीपी ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक क्या होगा, फॉर्मलाइज होगा। ठीक है, इकोनॉमी आपका फॉर्मलाइजेशन होगा, जैसे इनफॉर्मल सेक्टर, जो भी इनफॉर्मल सेक्टर वो भी फॉर्मल सेक्टर में आने लगेंगे धीरे धीरे, because of this online transaction. To see if the digital payment contribute to the formalization of economy, encourage businesses to move away from the cash transaction and embrace the transparent financial practice. Job creation. The growing digital payment ecosystem led to the emergence of new job opportunity in the fintech sector, further contributing economic growth. ठीक है, तो जॉब फिनटेक, जैसे फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी सेक्टर में बढ़ेगा तो जॉब क्रिएशन होगा। यूपीआई क्या है? पे और रिक्वेस्ट मनी इंस्टेंटली 24/7 इवन बैंक हॉलिडे। ठीक है, ऑल बैंक अकाउंट कैन बी एक्सेस यूजिंग सिंगल यूपीआई भीम ऐप। नो नीड टू प्रोवाइड एटीएम कार्ड डिटेल while मेकिंग ट्रांजेक्शन। नाइदर पे नॉर बेनिफिशियरी रिक्वायर्ड टू शेयर बैंक डिटेल। ठीक है, तो सिक्योर है काफी। पेमेंट कैन बी मेड डायरेक्टली टू VPA वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। फंड ट्रांसफर और बिल पेमेंट इज completely free of cost. Complaint can be raised through the mobile app directory. In conclusion, the widespread adoption of digital payment and the success of UPI in the finance India signify the transformative shift toward more inclusive, transparent, and efficient financial ecosystem, ultimately fostering economic development. ठीक है, तो ये आपका यूपीआई का बेनिफिट है, क्या क्या कैसे कैसे ग्रोथ होगा इंडिया की इकोनॉमी है। अब देखते हैं इंटरनेशनल रोल क्या प्ले करता है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ यूपीआई गेम चेंजर फॉर द ग्लोबल पेमेंट। ठीक है, करंट स्टेटस क्या है? इनिशिएटिंग यूपीआई विद अदर कंट्री पेमेंट सिस्टम। ठीक है, सिंगापुर के पे नाउ के साथ इंटीग्रेट किया गया रिसेंटली, ऑनगोइंग प्रोसेस है। डिस्कशन अंडरवे विद सेवरल अदर कंट्री इंक्लूडिंग डेवलप्ड कंट्रीज बट सिमिलर लिंकेज। आरबीआई एम टू एक्सपेंड द नेटवर्क ग्लोबली। बेनिफिट ऑफ इंडियन अब्रॉड, जो इंडिया में, जो इंडियन या एनआरआई रहते हैं आउटसाइड द नेशन, उनके लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियरी है इसको यूज करना और ट्रांजेक्ट करना। पोटेंशियल बेनिफिट क्या है?
कॉस्ट और टाइम को रिड्यूस कर देगा, इफिशियंसी को इम्प्रूव करेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा उससे, ग्लोबल रिकॉग्निशन होगा। ठीक है, ग्लोबल रिकॉग्निशन तो हो चुका है काफी ज्यादा। मास्टर कार्ड एंड आपका वीजा के जो कार्ड है काफी ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि आप यूपीआई का इतना ज्यादा सक्सेस हो गया तो उनके ट्रांजेक्शन काफी ज्यादा कम हो गए हैं। चैलेंजेस क्या है? रेगुलेटरी हर्डल है, डिफरेंट कंट्री आर वायरिंग रेगुलेटरी रिक्वायर केयरफुल नेविगेशन कोलैबोरेशन विद सीमलेस इंटीग्रेशन, competition from established player, technological adopting UPI to diverse the technological infrastructure। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ चैलेंज रेगुलेशन में है। एक और अगर नेशंस रेगुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, कंपटीशन जो है ऑलरेडी जो स्टेब्लिश प्लेयर है वही जो है वीजा एंड मास्टर कार्ड से है। ठीक है, तो ये एग्जांपल एक तरह से कि ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड वीजा मास्टर कार्ड अच्छा करें तो उसके बाद भी यूपीआई एंड रुपे कार्ड कैसे इतना आगे बढ़े। ठीक है, ओवरऑल इंटरनेशनलाइजेशन यूपीआई होल्ड द इमेंस प्रॉमिस फॉर यूनिवर्सलाइजिंग द ग्लोबल पेमेंट। ठीक है, the success hinged on overcoming challenge, building effective partnership, and adapting a diverse environment. However, the potential benefit for individual businesses and global economy undeniable, making its development worth watching closely. Okay. De-dollarization and internationalization of rupee. De-dollarization refer to the process of policy aimed to reducing the reliance on the US dollar economy. ठीक है, तो बेसिकली डी डॉलराइजेशन क्या होता है कि हम डॉलर को जो यूज करते हैं ऐसे इंटरनेशनल करेंसी ऑफ ट्रेड। ठीक है, जैसे कि कोई भी अगर ऑयल खरीदते हैं, अगर मानो सऊदी अरबिया से वी आर बाइंग ऑयल फ्रॉम द सऊदी अरबिया एंड वी आर पेइंग इन द डॉलर, नॉट इन रुपी और एनी अदर करेंसी। तो इससे क्या होगा कि डॉलराइजेशन हो गया, एवरीवेयर इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम जो है डॉलर में एक्सेप्ट किया जा रहा है। लेकिन एट प्रेजेंट अभी चल रहा है डी ग्लोबलाइजेशन और डी कपलिंग ऑफ इकोनॉमी विद द यूएस एंड डी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो डी डॉलराइजेशन का मीनिंग ये होगा कि आप डॉलर को यूज कम करेंगे और जो अपना इंटरनल करेंसी है उसको ज्यादा यूज करेंगे और डॉलर के ऊपर इंडिपेंडेंस कम होंगे। एस्पेक्ट क्या है डी डॉलराइजेशन का? रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी। ठीक है, तो यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस कम होंगे, अपना इंडियन करेंसी यूज करेंगे या अदर करेंसी यूज करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिजर्व। सेंट्रल बैंक जिसे हम लोग अभी जो फॉरेक्स रिजर्व यूज करते हैं, हम लोग के पास अराउंड 600 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व है। उसमें मोस्ट ऑफ द मोर देन 90% क्या है? डॉलर है। ठीक है, तो फॉरेक्स में सबसे ज्यादा जो है डॉलर, तो उसको भी डाइवर्सिफाई करना है। प्रोमोटिंग अल्टरनेटिव करेंसी। ठीक है, इंकरेज करेंगे यूज ऑफ अल्टरनेटिव करेंसी इंटरनेशनल ट्रेड बाय ट्रेडिंग इट रिड्यूस द रिलायंस ऑन यूएस डॉलर। ठीक है, तो चाइनीज युआन यूरो और करेंसी यूज कर सकते हैं। डेवलपिंग रीजनल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली वही हो गया यूपीआई, रुपए और इंडियन रुपया, रूपी। रूपी का ज्यादा यूज करेंगे ट्रेड में, जैसे हम लोग रसिया से भी ऑयल खरीद रहे हैं तो क्या हम डॉलर पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वी आर पेइंग इन द रूपी और वहाँ के रशियन करेंसी में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो उसमें डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी। मिटिगेशन एक्सटर्नल वर्नेबिलिटी। De-dollarization effort is driven by the desire to reduce the vulnerability external economic shock of policy decision। ठीक है, एक्सटर्नल वॉलेटिलिटी कम हो जाएगा, अगर रुपये के ऊपर हम ट्रेड करते हैं तो एक्सटर्नल जो भी वॉलेटिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगा। Challenges क्या है? Due duration can face the challenges such as established role of US dollar or global reserve currency, market confidence in alternative currency, liquidity issue, other currency and geopolitical factor influencing currency use। ठीक है, here are some example initiative contributed to the internationalization of Indian rupee। तो डी डॉलरेशन के बाद हम लोग इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी कर रहे हैं। ठीक है, तो बायलेटरल करेंसी एग्रीमेंट। ठीक है, हम लोग करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, बायलेटरल करेंसी एग्रीमेंट करते हैं जिसमें हम इंडिया साइन है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद द सेवरल अदर कंट्री, जिसमें जापान है, यूएई है और आपका श्रीलंका भी है। बहुत सारे ऐसे कंट्री जिसके साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें हम
इंडियन करेंसी या होम करेंसी में पेमेंट करते हैं। रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, हम मसाला बॉन्ड जिसे बोलते हैं। ठीक है। तो पहले की जो नॉर्मल बॉन्ड बॉन्ड होता है उस देश की करेंसी में होता था, लेकिन अभी मसाला बॉन्ड क्या होता है, चाहे रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, जो उसका डिनोमिनेशन होता है रुपी में होता है। तो उसमें जो करेंसी फ्लक्चुएशन से जो हमें लॉस होता है, या करेंसी मान लीजिए कि डॉलर 80 रुपीज है, 80 से 85 हो जाएगा, तो अगर मसाला बॉन्ड में आएगा तो उसको इंडियन रुपी में ही पे करना पड़ेगा, तो उतना ज्यादा कोई लॉस नहीं है। तो करेंसी रिस्क क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। rupee settlement mechanism. RBI introduced the system like rupee drawing arrangement and rupee trade credit. Facilitate settlement in rupee and bilateral trade with the select country. Encourage करेंगे rupee trade. Initiative have been taken to increase the trade in partners accept payment. ठीक है, जैसे रसिया वगैरह वही चीज है। रसिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, बाकी बहुत सारे कंट्री है जिससे हम लोग इनकरेज करते हैं कि रुपये में ट्रेड करें। रुपये में ट्रेड करेंगे तो क्या होगा कि जो आपका जो करेंसी रिस्क रहेगी या फॉरेन करेंसी रिस्क रहेगा, उसमें डॉलर की वैल्यू अगर चेंज होगी तो उसको कम रिस्क होगा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म, measure to liberalize the foreign exchange market have been taken along the greater flexibility in rupee exchange rate, easing the regulation and use of cross border transaction। ठीक है, तो फेमा में रेगुलेशन करेंगे रूपी ऐसे रिजर्व करेंसी। इंडिया एम टू पोजीशन एस रूपी ऐसे पार्ट ऑफ ग्लोबल फॉरेन करेंसी while still minor component compared to major reserve currency US dollar, euro, and effort continue to increase the healthy reserve currency other country। ठीक है, तो IMF की रिजर्व करेंसी होती है जिसमें 5-6 करेंसी है, जिसमें डॉलर है, यूरो है, एन है, रेमबी है। तो इंडिया उसमें रिजर्व करेंसी नहीं है। अगर रूपी अगर रिजर्व करेंसी का पार्ट हो गया IMF का, इट विल बी स्ट्रॉन्ग और मोर स्टेबल हो जाएगा, तो इंटरनेशनल ट्रेड करने में भी इजी होगा। तो इंडिया इज कॉन्टिन्यूसली पिचिंग टू बी रिजर्व करेंसी अंडर IMF। ठीक है। कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले, चाइना का renminbi और युआन जो था वो रिजर्व करेंसी हो गया था IMF का। अगर इंटरनेशनलाइजेशन क्या होगा रुपये का फायदा, ईज द फॉरेन ट्रेड, कैपिटल फ्लो, मिटिगेट द एक्सचेंज रेट, रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द फॉरेक्स। कौन क्या होगा, कॉम्प्लिकेट द मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी चैलेंजिंग, कुड ब्रिंग द अनकंट्रोल कैपिटल फ्लो। ठीक है। तो बेसिकली जब इंटरनेशनलाइजेशन करेंगे तो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी आप लोग पढ़े होंगे। तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जो है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए तारापुर कमेटी बनाई गई थी, जो रिकमेंड किया था। 2 तारापुर कमेटी बनाई गई थी, 1 और 2 दोनों इसी के लिए। तो जिसमें रिकमेंड किया गया था कि आपको फेज वाइज मैनर में आपको कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी मूव करना है। और करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी में तो हम ऑलरेडी 100% करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी में है। ओके। Describe the measure taken by the India to promote the internationalization of the Indian rupee. How does the process of internationalization of rupee contribute to the Indian economy objective and global trade relation? Explain the concept of de-dollarization and significance in context of emerging economy. Discuss the challenge and strategy even involved in the reducing reliance on US dollar and international trade and finance transaction। ठीक है, यह प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्जाम में ऐसे में क्वेश्चन आएंगे। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है क्या है, एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो बेसिकली इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको फाइनेंस करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए बनाई जाती है। जो बैंक जो होते हैं बेसिकली वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन इन्वेस्टमेंट करने के लिए होते हैं, बट अगर 15-20 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उसके लिए हम लोग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो इसके क्या फीचर होते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, मैंने बता दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भी होता है। रिस्क कैपिटल होता है, DFI often engage in the providing risk capital which involve taking the high risk compared to traditional financial institution। मतलब बैंक से ज्यादा हाई रिस्क एक्सेप्ट करता है। They are willing to invest in sector and project that may face uncertainty or high risk profile। सेक्टर स्पेसिफिक फोकस होता है इसका।
ठीक है, जैसे टारगेटिंग एरिया क्रूशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. पॉलिसी अलाइनमेंट. DFI align their activity in national economic development goal and government policy. They often closely with the government agency and implement development strategy. ठीक है, तो पहले लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, रिस्क है, सेक्टर स्पेसिफिक फोकस होता है, पॉलिसी होता है, टेक्निकल असिस्टेंट होता है. तो टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, promoting innovation and supporting the project, introduce the new technology and business model to enhance the economic productivity. ठीक है, यही सब बेसिकली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, ठीक है, फ्लाईओवर जो बनाते हैं, चाहे आपका अंडर पासेस बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करती है. ठीक है, तो इनका पर्पस होता है कि लॉन्ग टर्म सेफ, सिक्योर, स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड किया जाए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्निकल असिस्टेंस, इनोवेशन पे फोकस किया जाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या है, इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द इकोनॉमी होता है, तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट होता है DFI. टाइप ऑफ डेवलपमेंट DFI क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बैंक, NBFID, 2021 में लॉन्च हुआ था. स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, बूस्टिंग द कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, फिर द क्रूशियल गैप प्रोवाइड long term non recourse financing for the infrastructure project, overcoming the limitation of traditional bank loans. Development of bonds, derivative markets in India essential for the infrastructure financing. ठीक है, substantial sustainable economic growth through the robust infrastructure development. ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा फोकस करता है रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बॉन्ड वगैरह यूज करेंगे फाइनेंस करने के लिए. दूसरा एग्जिम बैंक, ये तो पुराना एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, जो हम लोग बेसिकली एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, जो बेसिकली इंडस्ट्री, बहुत पुराने पुराने ये सब IDBI है, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, वो अभी बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया है. दे सपोर्ट द एस्टेब्लिश एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री, हेल्पिंग द ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ. ID. हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन. ठीक है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन प्ले की जो क्रूशियल रोल ब्रिजिंग द फंडिंग गैप फॉर द प्रोजेक्ट विद द लॉन्ग टर्म बेनिफिट. Their ability to take the high risk and focus on sector essential for the development make them key contribution economic growth and stability. ठीक है, इसका क्या है, DFI टू बी कॉल, ये है आपका गवर्नमेंट में ऑफर 74% स्टेक इन डोमेस्टिक फॉरेन इंस्टीट्यूशन ओवर टाइम. Sovereign wealth fund and multi-lateral lender may be invited to invest. IFCL to be merged with NAAT. ठीक है, तो ये बेसिकली जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होता है, उनका यही काम है कि आपको वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, 15 से 20 साल, 25 साल, 30 साल, उसमें टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करें, स्टेबल हो, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, ये सब होता है. ठीक है, तो आपका इकोनॉमी का टॉपिक जो कवर करना था वो हो गया है. नेक्स्ट इन्वायरमेंट टॉपिक रहेगा. अगर कोई भी आपके लिए क्वेरी क्लास रखी जाएगी, डाउट सेशन, कोई भी डाउट है तो आप उसमें पूछ सकते हैं. थैंक यू.